हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हमको हमको तो लाइव मिलता है, लगता है सर भूल गए हैं। अरे नहीं भूले हैं भाई, आ गए हैं एनसीईआरटी की शानदार पेशकश लेकर के। एकदम दमदार दमदार प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। पहला क्वेश्चन है, ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बने हैं। एकदम दोस्त मेरे बढ़िया से देख लो। ये अगर H2O है तो इसके परमाणुओं की संख्या 2 1 3 हो गई। अगर ये 2H2O है तो इसके परमाणुओं की संख्या 2 1 3 दूनी 6 हो गया। देख लो बढ़िया से। O2 है तो इसके परमाणुओं की संख्या 2 है। O3 है तो इसके परमाणुओं की संख्या 3 है। और अगर आपको दे दे Na2SO4, अगर आपको दे दे Na2SO4 तो इसके परमाणुओं की संख्या 4 1 5 2 7 है। देख लो, अगर Na2SO4 दे दे 4 1 5 2 7 हो जाएगा। कहता ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन का सूत्र होता है O3। और ओजोन की गंध जो होती है वो सड़ी हुई मछली के समान होती है। सड़ी मछली के समान इसकी गंध होती है। सड़ी मछली के समान इसकी गंध होती है। कहता ओजोन सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करता है। एकदम सही बात है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायन ओजोन की मात्रा और में तीव्रता से गिरावट होने लगता है। एकदम सही बात है। देखो चला, एकदम सिंपल सिंपल बात है। आंसर इसका तीनों सही है। क्या होगा गौर फरमाइएगा। हम आपको एकदम बढ़िया से बता देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मामला है। ग्लोबल वार्मिंग का मामला है। ग्लोबल वार्मिंग, इसको बढ़िया से पढ़ लो, इससे क्वेश्चंस रहते हैं। ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य है। और सूर्य से ये हो गया ओजोन परत। ये कौन परत हो गया दोस्त मेरे? ये हो गया आपका ओजोन परत। कौन परत हो गया? ओजोन परत। कौन परत हो गया दोस्त मेरे? ओजोन परत। देख लो, एक से हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको समझा देंगे। यहां से 2 प्रकार की किरणें आती है। एक तो आती है पराबैंगनी, जो ओजोन परत के पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण जो ओजोन परत, दैट इज O3। O3 परत जो होता है समताप मंडल में, जो होता है समताप मंडल में, जो होता है समताप मंडल में, तो ये पराबैंगनी किरणें आती है। और ये जो है, ये अवरक्त किरण जो है, ये पृथ्वी तक पहुंचती है। ये अवरक्त किरण पृथ्वी तक पहुंचती है। कौन किरण दोस्त मेरे? अवरक्त किरण पृथ्वी तक पहुंचती है। और ये जो अवरक्त किरण आती है, इसको CO2 आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है। CO2 आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब गौर फरमाइएगा, हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी जो गर्म हो रहा है, इसके लिए एसी यूज करते हैं। और एसी से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे ओजोन परत का नाश होता है। जिससे ओजोन परत का क्या होता है? नाश होता है। अब देख लो बढ़िया से। ओजोन परत O3 परत जो है, ये जो O3 परत है, महाभिवियाय, ये जो टॉपिक है चला महाभिवियाय। मेरे दोस्त, इस कलम की ताकत को पहचान लो। ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, इससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आने वाला जो भविष्य वो तुम्हारा बदल जाएगा। या तो तुम उजाले की ओर जाओगे या अंधेरे में चले जाओगे। इसलिए जो लिखते हैं ना, इस पर ध्यान दो। कहते हैं ओजोन परत, कहते हैं ओजोन परत समताप मंडल में है। ओजोन परत की अगर हम बात करें तो ओजोन परत का निर्माण जो होता है, ध्यान देना, ओजोन परत का निर्माण किससे होता है? ओजोन परत का निर्माण बताओ किससे होता है? पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत का जो निर्माण होता है वो पराबैंगनी किरण से होता है। ओजोन परत का निर्माण पराबैंगनी किरण से होता है। क्षय जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। देख लो, ओजोन परत का निर्माण जो होता है वो पराबैंगनी किरण से होता है, इसका क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ओजोन परत का निर्माण पराबैंगनी किरण से होता है, इसका क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ध्यान दो बढ़िया से। ओजोन परत का जो है चला निर्माण होता है, ओजोन परत का, ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत का निर्माण होता है पराबैंगनी किरण से, इसका क्षय होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ओजोन परत का निर्माण होता है किससे? पराबैंगनी किरण जो ये आ रहा है, ये ओजोन परत का निर्माण करता है, इसका क्षय होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ओजोन परत किस मंडल में है? समताप मंडल में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है? तो कहेंगे CO2 गैस। और कहेंगे अवरक्त किरण पृथ्वी तक आता है, इसी से गर्मी आती है और पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा रोक दिया जाता है। ओजोन परत बोले तो O3 बोले तो O3 गो, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का नाश हो रहा है। आंसर। बुक जिनका नहीं पहुंचा है, चला जी पहुंच जाएगा। अब फास्ट सर्विस भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि आज ऑर्डर कीजिएगा, 2 दिन में बुक पहुंच जाएगा। उसका जुगाड़ कर रहे हैं। चला जी,
आंसर, ओजोन परत का निर्माण कह देगा तो पराबैंगनी किरण जो आ रहा है उससे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का क्षय हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। आ जाओ इधर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तीनों सही है पिछले का। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चला, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ओजोन परत के द्वारा पराबैंगनी किरणों को रोका जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अवरक्त किरण पृथ्वी तक आता है, ओजोन परत रुक जाता है, पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत का निर्माण होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत का क्षय होता है। इस सब क्वेश्चन पूछता है। वेरी गुड। कहते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्र से बनते हैं जिसमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। एगो दिया, अपर्याप्त वायु में कोयला पेट्रोलियम को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्या होगा आंसर? बता। व्हाट इज द आंसर? ए की बी की सी? जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? देखो बढ़िया से। अगर एक होता है वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस, और एक होता है भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस। एक होता है वायु अंगार गैस। वायु अंगार गैस की अगर हम बात करें, वायु अंगार गैस की अगर हम बात करें, इसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। इसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। अब भाप अंगार गैस की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं जल गैस। भाप अंगार गैस की अगर हम बात करें इसको हम लोग कहते हैं जल गैस। ये मिश्रण होता है CO, ये भी मिश्रण होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब प्लस अगर हम बात करें तो देखो ये प्रोड्यूसर गैस है या वायु अंगार गैस है और ये जल गैस है। जल है तो हाइड्रोजन हो जाएगा और वायु है तो नाइट्रोजन हो जाएगा। इसको बढ़िया से देख लो, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम पीछे भी आपको पढ़ाए थे। अगर वायु अंगार गैस की हम बात करें, वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2, और अगर हम बात करें भाप अंगार गैस और जल गैस तो CO प्लस H2। भाप अंगार गैस या जल गैस तो ये हो जाता है CO प्लस क्या? H2। जल है तो हाइड्रोजन, अब वायु है तो नाइट्रोजन। अब देख लो, कहता है कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं जिसमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। और पर्याप्त वायु में कोयला और पेट्रोलियम के जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और पर्याप्त मात्रा में अगर जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, एकदम बनेगा। जैसे ही पर्याप्त मात्रा में अगर देख लो अपर्याप्त ऑक्सीजन रहेगा, अपर्याप्त अगर ऑक्सीजन रहेगा तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब पर्याप्त ऑक्सीजन रहेगा, पर्याप्त ऑक्सीजन रहेगा तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़िया से देख लो, अपर्याप्त अगर रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अपर्याप्त रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। अपर्याप्त रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, अपर्याप्त रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। देख लो बढ़िया से। कोयला पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनने वाले कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं, ये भी सही है। और पर्याप्त वायु में कोयला पेट्रोलियम को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, और भाप अंगार गैस या जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और पर्याप्त मात्रा होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन का, अब पर्याप्त मात्रा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर। ये कुछ चीज अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे दोस्त मेरे, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल कंपटीशन की दुनिया में। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, एकदम एक लिख लो। जितना सोडा है, लेमन सोडा, फिश सोडा, क्लब सोडा, उस सब में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। किसी भी प्रकार का सोडा में। हाँ, उसके बाद किण्वन के दौरान जो गैस बनता है, किण्वन के दौरान जो गैस बनता है, गौर फरमाइएगा, किण्वन के दौरान जो गैस बनता है, किण्वन के दौरान जो गैस बनता है, किण्वन के दौरान जो गैस बनता है, कौन गैस बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 जो है वो टूटता है, तब भी ये CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये मामला है। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में भी यूज करते हैं, आग बुझाते हैं, आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में प्रयोग करते हैं। अम्लीय है, कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है। सोडा में इसका यूज करते हैं। किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आग बुझाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। बिजली से लगी आग बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। बिजली से लगी आग बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। बिजली से लगी आग बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। आंसर। बिजली से लगी आग बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड। जल्दी लिख, यहां से चला क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जल्दी से बता दीजिए कौन ईंधन नहीं है, कौन ईंधन नहीं है। हम बहुत बार बताए हैं। एक ऑप्शन है आपका कौन ईंधन नहीं है, एक ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, और दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, और तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन। बताइए कौन ईंधन नहीं है।
कौन ईंधन, इसका पीडीएफ हमको कहीं नहीं मिला है। पीडीएफ सामने जो टेलीग्राम का लिंक है उसी पर मिल जाएगा। सामने जो टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसी में मिल जाएगा। बताओ जल्दी से। ईंधन नहीं है ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन कौन ईंधन नहीं है, जल्दी बता। ऑक्सीजन नाइट्रोजन और क्लोरीन कौन ईंधन नहीं है? ऐसा कौन सा गैस है जो ईंधन नहीं है? जल्दी बता। पहला कि दूसरा कि तीसरा? ऑक्सीजन ईंधन नहीं है। नाइट्रोजन चला किसी भी चीज को सड़ने से बचाता है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, किसी भी चीज को सड़ने से बचाता है। देख लो, अम्लीय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सोडा में पाया जाता है, किण्वन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट से निकलता है। आग बुझाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड। बताइए इसका आंसर देख लो। शक्ति बराबर होता है, चला शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति बराबर अगर हम बात करें तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय बोले तो जूल बटा सेकंड। जूल बटा सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। शक्ति का ही ध्यान रखना, शक्ति का एसआई मात्रक तो वाट है, इसका व्यवहारिक मात्रक जो है, व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो एचपी है। इसका व्यवहारिक मात्रक एचपी है। इसका जो व्यवहारिक मात्रक है वो एचपी है। और एक एचपी बराबर जो होता है वो होता है 746 वाट। एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। व्यवहारिक मात्रक होता है एचपी। शक्ति का कार्य बटा समय जूल बटा सेकंड वाट। व्यवहारिक मात्रक होता है एचपी। एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। बहुत बढ़िया। विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पादित बिजली को मापने के लिए किलोवाट आवर का प्रयोग करते हैं। एकदम सही बात है। ये जो किलोवाट आवर है, इसी किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट आवर आज ये पढ़ाए हैं, चला बीपीएससी टीआरई के बैच में 3.6। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 जूल होता है। एक बार आंसर आंसर बताइए। शक्ति कार्य बटा समय जूल बटा सेकंड दैट इज वाट। व्यवहारिक मात्रक इसका एचपी है। एक एचपी बराबर 746 वाट। किलोवाट आवर को यूनिट में हम लोग कहते हैं 1 किलोवाट आवर और 3.6 इंटू 10 जूल। जल्दी लिख। व्हाट इज आंसर? शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय है, जूल प्रति सेकंड है। ये है क्वेश्चन। कह रहा है कौन सा सही नहीं है? अब विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पादित बिजली को मापने के लिए किलोवाट आवर का उपयोग किया जाता है। तो चला, ना एक सही है ना दो सही है। ना तो एक सही है ना तो दो सही है। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? सर आपकी आवाज सुने बिना पूरे दिन अच्छा नहीं लगता। वेरी गुड, हम आपकी वो आवाज सुनाने आ ही जाते हैं। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पादित बिजली को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? किलोवाट आवर का उपयोग करते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय जूल बटा सेकंड दैट इज वाट। व्यवहारिक मात्रक होता है इसका एचपी। एक एचपी बराबर कितना होता है? 746 वाट। तो कहते हैं कौन सा सही नहीं है? ना तो एक ना तो दो, यानी एक और दो दोनों में से कोई सही नहीं है। या देखो, एक और, कुछ लोग कह रहे होंगे एक और दो दोनों, एक और दो दोनों सही नहीं है। एक मिनट, ना तो एक ना तो ना ही दो, मतलब कोई सही नहीं है। ये इससे ज्यादा एक्यूरेट आंसर ये होगा दूसरा वाला। इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? अगला प्रश्न कहता है गैलीलियो ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए नियम प्रतिपादित किया। देखो सही है, गैलीलियो ने जो है सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए नियम प्रतिपादित किया। एकदम सही है। सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह गति करता है, यह बात गैलीलियो ने कहा था। लेकिन मामला है कि ग्रहों के लिए नियम किसने दिया था? केप्लन। बताओ 4 का आंसर क्या होगा जल्दी से। गैलीलियो ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए नियम प्रतिपादित किया। एकदम सही बात है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। सर्वप्रथम न्यूटन ने यह बताया था कि ब्रह्मांड स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड की ओर अपनी ओर आकर्षित करता है। बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर?
सर्वप्रथम न्यूटन ने यह बताया था कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। सही आंसर बताओ, ए की बी की सी? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? गैलीलियो ने सूर्य के चारों ओर गति कर नियमों का प्रतिपादन किया, यह सही है, लेकिन चला ये सही है और ये चला गलत है। ये पहली बार न्यूटन ने नहीं बताया था, उससे पहले बहुत सारे लोगों ने बता दिया था। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। केवल और केवल दो सही नहीं है, बाकी दोनों पहला सही है। अब बताओ, इसमें बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज नहीं होना। न्यूटन ने कहा था, सर्वप्रथम न्यूटन ने यह कहा था कि ब्रह्मांड स्थित प्रत्येक बिंदु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता। नहीं, न्यूटन ने कहा था, लेकिन सर्वप्रथम न्यूटन ने नहीं कहा था। उसके बाद तुमको पूछेगा ग्रहों का नियम किसने दिया, बताओ किसने दिया? चला, इसमें डाउट नहीं खाना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए हमें क्वेश्चन दिए। ग्रहों का नियम किसने दिया, ये तुमको पूछेगा। पहला दिया गैलीलियो ने। ग्रहों का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने। और दूसरा केपलर ने। ग्रहों का नियम किसने दिया, गैलीलियो ने कि केपलर ने? अरे आ गया है भाई, बिग बूस्टर का टेस्ट, बिग बूस्टर पे टेस्ट आ गया है। जल्दी बताओ, ग्रहों का नियम किसने दिया, गैलीलियो ने कि केपलर ने? ग्रहों का नियम किसने दिया, गैलीलियो ने कि केपलर ने? किसने दिया? ग्रहों का नियम किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था कि केपलर ने दिया था? जल्दी बता। ग्रहों का नियम दोस्त मेरे केपलर ने दिया था, गैलीलियो ने नहीं। ग्रहों का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। अब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, यह बात गैलीलियो ने कही थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली संयंत्र पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर काम करता है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली संयंत्र पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर काम करता है? दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, बताइए कौन करता है? नाभिकीय ऊर्जा, जल विद्युत संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा? क्या होगा आंसर, ए की बी की सी? जल विद्युत संयंत्र जो है चला, ये गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित है, क्योंकि बांध में पहले पानी को भंडारित करते हैं, भंडारित करने के बाद इसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो बांध में भंडारित पानी में mgh होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली संयंत्र पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर काम करता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर जल विद्युत संयंत्र काम करता है, क्योंकि बांध में जो है चला, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो mgh, mgh बोले तो जी, या जी बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, केवल और केवल दो। ये सही है, लेकिन चला इसके और भी ऑप्शंस है, बढ़िया से देख लो। गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा की अगर हम बात करें, ये E बराबर mc² पर काम करता है। नाभिकीय ऊर्जा E बराबर mc² पर काम करता है। जल विद्युत संयंत्र की अगर हम बात करें, इसमें बांध होता है। अब बांध में चला पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी बोले तो mgh की बात करेंगे। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा नवीन ऊर्जा का स्रोत है। देखो, एक होता है नवीन ऊर्जा, नवीन ऊर्जा, नवीनतम ऊर्जा, नवीनतम ऊर्जा जो समाप्त नहीं होगा। जो चला क्वेश्चन यहां से, वो क्वेश्चन आपको पूछा था, जो समाप्त, देख लीजिएगा बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन, जो समाप्त नहीं होगा उसे हम लोग कहते हैं नवीन ऊर्जा। अनवीन ऊर्जा, अनवीन मतलब परंपरागत, अनवीन ऊर्जा जो समाप्त हो जाएगा, जो समाप्त होगा, जो समाप्त होगा उसे अनवीन कहते हैं। बताओ तो सूर्य का प्रकाश जो है ये नवीन है कि अनवीन है? सूर्य का प्रकाश नवीन है कि अनवीन है? जल्दी से बता दो आंसर, सूर्य का प्रकाश नवीन है कि अनवीन है? ये क्वेश्चन चला बीपीएससी टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन। जल्दी बता, सूर्य का प्रकाश नवीन है। नवीन उसे कहते हैं जो समाप्त ना हो, अनवीन उसे कहते हैं जो समाप्त हो जाए। नवीन उसे कहते हैं जो समाप्त, नवीन ऊर्जा जो समाप्त नहीं हो, अनवीन उसे कहते हैं जो समाप्त हो जाए। बता आंसर। हाँ जी, अभी सॉल्यूशन का भी पीडीएफ मिल जाएगा एकदम। चला जी, सॉल्यूशन का भी पीडीएफ मिल जाएगा, आज से मिलना शुरू हो गया है, आज से मिलना शुरू हो गया है। बताओ आंसर। कहते हैं सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा है और यह नवीन ऊर्जा है। सूर्य का प्रकाश कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा है और यह नवीन ऊर्जा है। नवीन ऊर्जा वो है जो समाप्त नहीं होगा, अनवीन वो है जो समाप्त हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताओ आंसर क्या होगा। बॉल पेन, बॉल पेन के संदर्भ में, बॉल पेन जो हम लोग पहले लिखते थे, बॉल पेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। सीधी बात, नो बकवास, चला सिर्फ कंटेंट। इससे 2 से 3 महीने के अंदर अगर आपका जीवन बदल जाता है तो बदल लीजिए दोस्त मेरे, क्योंकि फिर ही मौका नहीं मिलेगा, पछताइएगा कि काश पढ़ लेते, वो समय फिर आपको नहीं मिलेगा। कहते हैं बॉल पेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली स्याही भरी होती है। क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? कहता है कौन सा कथन सही है? 1 भी सही है, 2 भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों सही है दोस्त मेरे। बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर, बॉल पेन ऐसे करके लिखोगे तो लिखाएगा, ऐसे करके लिखोगे तो नहीं लिखाएगा। और फिर कहता है दोस्त मेरे बॉल पेन अपेक्षाकृत अधिक श्यानता। एक बात बताइए, श्यानता की अगर हम बात करें, याद रखना, श्यानता का मात्रक जो होता है ना, पॉइज होता है, पूछता है। श्यानता का मात्रक जो होता है वो पॉइज होता है। श्यानता के मात्रक की अगर हम बात करें तो वो पॉइज होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? पॉइज होता है। लिख लो, श्यानता का मात्रक पॉइज होता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को, क्वेश्चन चला आउट क्वेश्चन है, खूब पूछता है। पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल को बांध के रखता है कौन बल? बताइए तो सब बता देगा, नहीं बताएगा तो एक मतलब तू दोस्त मेरे पढ़ाई नहीं कर रहा है। जल्दी बता। और चला बहुत जल्द मंडे से, ये अगला मंडे जो आएगा, अभी देखो आपका 15वां क्लास है ना, इस सप्ताह 4 और लेंगे तो 19-20 क्लास हो जाएगा। मंडे या ट्यूसडे से हम आपका वन लाइनर का एक शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं 500 क्वेश्चन का, 500 का 3 दूनी 6, यानी 30-35 अगर वन लाइनर डेली करते हैं हम लोग तो 30 धन 300, 10-12 दिन में आपका हम 500 वन लाइनर्स करवा देंगे। बताओ आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को बांधे रखता है? अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, गुरुत्वाकर्षण बल के अभिकेंद्र बल? क्या होगा आंसर? जल्दी बता। इन्हें बताएगा तो मतलब तू गड़बड़ है। गुरुत्वाकर्षण बल इज द राइट आंसर। अब देखो, कहीं भी अगर वृत्तीय गति हो रही है ना, कहीं भी अगर वृत्तीय गति हो रही है तो वहां आंसर अभिकेंद्र बल मारिएगा। ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी वृत्तीय गति होगा तो उसका आंसर अभिकेंद्र बल मारिएगा। अपकेंद्र बल काल्पनिक बल है, एकमात्र बल है जो काल्पनिक बल है। कौन बल है? अपकेंद्र बल। जो देखो अंदर की ओर लगता है अभिकेंद्र, अंदर की ओर अभिकेंद्र बल लगता है, और बाहर की ओर जो बल लगता है वो अपकेंद्र बल है। ये बल जो है ये काल्पनिक बल है। ये बल कौन बल है दोस्त मेरे? काल्पनिक बल है। वैसे दोनों का जो फॉर्मूला होता है, ये दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, Fc बराबर mv²r। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर और क्षीण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है और सबसे कमजोर बल है और केवल आकर्षण का बल है। केवल आकर्षण का जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। घर्षण बल की अगर हम बात करें, घर्षण बल क्षयकारी बल है। घर्षण बल क्षयकारी बल है, घर्षण बल क्षयकारी बल है। और संपर्क बल भी है, क्योंकि दो वस्तुएं अगर संपर्क में नहीं आएंगी तो घर्षण बल नहीं लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, केवल आकर्षण का बल है। अपकेंद्र बल जो है ये काल्पनिक बल है, ये वास्तविक बल नहीं है। नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, नाभिकीय बल जो है, नाभिकीय बल इस सबसे मजबूत बल है, ये सबसे मजबूत बल है। नाभिकीय बल की अगर हम बात करें तो ये सबसे मजबूत बल है। देख लो, कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल, केवल आकर्षण का बल, अपकेंद्र बल काल्पनिक बल है, और घर्षण बल क्षयकारी बल या संपर्क बल है। नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल है। यहां से चला एक क्वेश्चन पूछेगा, हाँ वह ई तो एकदम पूछवे करेगा। काल्पनिक बल, अपकेंद्र बल के लिए एगो वॉशिंग मशीन, एगो वॉशिंग मशीन, एगो वॉशिंग मशीन, एगो दूध से मक्खन, एगो दूध से मक्खन। वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन, दूध से मक्खन का निकलना, दूध से मक्खन का निकलना। वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन का निकलना, दूध से मक्खन का निकलना। देख लो, अपकेंद्र बल की अगर हम बात करें, वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन का निकलना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ है वो? बुलाओ ना। वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, दूध से मक्खन का निकलना। काल्पनिक बल, अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, केवल आकर्षण का बल है। और अभिकेंद्र बल जो है ये वृत्तीय गति में होता है। अभिकेंद्र बल की अगर हम बात करें, जहां भी वृत्तीय गति होगा अभिकेंद्र बल होगा। घर्षण बल क्षयकारी बल है, संपर्क बल है।
घर्षण बल की अगर हम बात करें, क्षयकारी बल है या संपर्क बल को घर्षण बल कहते हैं। और नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल है। नाभिकीय बल की अगर हम बात करें, सबसे मजबूत बल है। अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल है, बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्र बल है। वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, दूध से मक्खन का अलग होना, यह अपकेंद्र बल है। वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, दूध से मक्खन का अलग होना। एलआरसी में जॉब चला, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नहीं है। देख लो चला, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर्षण बल को क्षयकारी या संपर्क बल कहते हैं। घर्षण बल को क्षयकारी या संपर्क बल कहते हैं। सबसे कमजोर बल कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल है। रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा के संबंध में अध्ययन ऊष्मा गतिकी है। रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मा के संबंध में अध्ययन ऊष्मा गतिकी है। ऊष्मा गतिकी ऊष्मा और ताप की अवधारणाएं एवं ऊष्मा के अन्य प्रकार के ऊर्जाओं का अंतरा रूपांतरण की विवेचना करता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? ए की बी? देख लो, रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा और ऊष्मा में संबंध का अध्ययन ऊष्मा गतिकी नहीं है, ऊष्मा का अध्ययन ऊष्मा गतिकी है। देख लो, ऊष्मा का अध्ययन ऊष्मा गतिकी, एक और रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मा का संबंध ऊष्मा गतिकी, तो गलत है। ऊष्मा गतिकी और ऊष्मा ताप की अवधारणाएं एवं ऊष्मा के अन्य प्रकार की ऊर्जाओं का अंतरा रूपांतरण की विवेचना करती है, यह सही है। केवल दो सही है, एक गलत है। एक चीज और ध्यान रखिएगा चला, ऊष्मा का एसआई मात्रक, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, इसका सीजीएस मात्रक जो है ये कैलोरी है। और ताप की अगर हम बात करें, ताप का एसआई मात्रक जो है ये केल्विन है, और इसका सीजीएस मात्रक जो है ये डिग्री सी है। देख लो, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, सीजीएस मात्रक कैलोरी है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, सीजीएस मात्रक डिग्री सी है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, सीजीएस मात्रक कैलोरी है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, सीजीएस मात्रक डिग्री सी है। आंसर एकदम चला, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक कैलोरी, ताप का एसआई मात्रक केल्विन और सीजीएस मात्रक डिग्री सी। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी मध्यमान स्थिति से इधर उधर गति करता है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। बाह्य बल के कारण निरंतर होने वाले दोलनों को प्रणोदित दोलन कहते हैं। प्रणोदित मतलब होता है फोर्स्ड, प्रणोदित मतलब होता है चला फोर्स्ड। आंसर बताइए क्या होगा, ए और बी? व्हाट इज द आंसर? क्या होगा आंसर? बता क्या कर रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो इसे आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति नहीं कहते हैं चला, इसको दोलनी गति कहते हैं। इसको कौन गति कहते हैं? अगर ये माध्य स्थिति ऐसे से करेगा ना तो इसको हम लोग कहते हैं दोलनी गति, इसको कहते हैं चला दोलनी गति। अब बाह्य बल अगर देंगे ना, बाह्य बल अगर लगाते हैं, ये वस्तु है इस पर बाह्य बल लगाएंगे, ऐसे से करेगा तो इसको हम लोग प्रणोदित कंपन फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं। ये चला सत्य वचन है, ये असत्य वचन है। यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करता है तो आवर्ती गति कहते हैं या दोलनी गति कहते हैं। आवर्ती गति नहीं कहते, दोलनी गति कहते हैं। अब बाह्य बल के कारण निरंतर होने वाले दोलन को फोर्स वाइब्रेशन यानी प्रणोदित दोलन कहते हैं। ये सत्य वचन है, ये आंसर हो जाएगा। अब चला, अभी थोड़ा भारी लगेगा। जब हल्का लग रहा था तो कह रहा था बहुत हल्का है, तो ये कैसे चलेगा दोस्त मेरे? कुछ क्वेश्चंस तो तुमको देखना ही पड़ेगा। अभी 9th-10th का क्वेश्चन चल रहा है तो थोड़ा सा भारी तो होबे करेगा। हम जो लिखा रहे हैं चला उस पर भी ध्यान दीजिए। यदि एक सरल लोलक या पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है तो उसका समय अवधि क्या होगा? बता, ई तो बता देगा। टी बराबर 2π√L/g होता है। ई तो नहीं बताएगा तो तुम गड़बड़ है। आवर्तकाल है ये, टी आवर्तकाल है, जाने आने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। टी आवर्तकाल है, जाने आने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। जाने आने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आवर्ती गति होते हैं जैसे सुई की, घड़ी के सुई की गति, जहां से चला वहीं पहुंच गया, आवर्ती गति। ऐसे से डोलेगा तो ये दोलनी गति है। अब बता दो चला आंसर। क्वेश्चन कुछ नहीं, यदि सरल लोलक की के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, ये लंबाई बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, तो अवधि क्या हो जाएगी? आवर्तकाल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? जल्दी बता।
अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कोई परिवर्तन नहीं होगा। घटेगा, यहां दे देगा बढ़ेगा। अब बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज आंसर? पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल क्या होगा, व्हाट इज आंसर? अब बता दो आंसर, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बता, बढ़ेगा कि घटेगा? अगर कहता है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो पता होगा दोस्त, आवर्तकाल जो है किसी भी पेंडुलम का, आवर्तकाल निर्भर नहीं करता, आवर्तकाल निर्भर नहीं करता, आवर्तकाल निर्भर नहीं करता किस पर? आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है किस पर बताओ तो? एल पर, कि दूसरा जी पर, कि तीसरा एम पर? बता किस पर निर्भर नहीं करता? आवर्तकाल एल पर, जी पर, एम पर, किस पर निर्भर नहीं करता है? आवर्तकाल चला एल पर निर्भर नहीं करता है, जी पर करता है, एम पर नहीं करता। देखो एम है कहीं पर, एक पूछता है चला क्वेश्चन कि सरल लोलक आवर्तकाल द्रव्यमान के बढ़ने से न बढ़ेगा न घटेगा, एक समान बना हुआ रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आंसर बता दीजिए जल्दी से। अब चला देखिए, जब इजी क्वेश्चन था 5, 6, 8 का, तब आपको लगता था कि बाप रे बाप कितना आसान है। अब जब भारी आ रहा है तो मामला गड़बड़ा रहा है आपका। यदि एक लोलक का भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाया जाए तो उसका आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होगा। क्यों? जी के कारण। देख लो चला, आपको पता है टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, और ये मेरा दोस्त मेरे विषुवत रेखा है। ये क्या है? विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा कहिए, सबसे बड़े भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ये जो है दोस्त मेरे, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है। यहां पर आपको पता है जी का मान अधिक होता है, यहां पर आपको पता है जी का मान कम होता है, यहां पर जी का मान कम होता है। ध्यान दो, कहते हैं दोस्त मेरे, यहां पर जी का मान अधिक होता है, यहां पर जी का मान अधिक होता है, और यहां पर जी का विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। अब बढ़िया से देखो, कहते हैं यदि लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर अधिक हो जाता है, भूमध्य रेखा पर अधिक हो जाता है। क्यों अधिक? आए 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 भूमध्य रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर न्यूनतम होगा। हाय रे बाप, उल्टा है। भूमध्य रेखा अच्छा जी ना है, ठीक तो है। इसका मान, जी का मान यहां पर कम होता है, जी का मान कम होगा, टी का मान ज्यादा होगा। यहां पर जी का मान अधिक है, जी का मान अधिक है, तो यहां टी का मान कम होगा। तो ये किसके कारण होता है? न्यूनतम होगा। क्यों? गति ऊर्जा शून्य होने का, स्थिर ऊर्जा शून्य होने का, वेग अधिकतम होने का, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के कारण। आंसर चला, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भार का भी यही मामला है। भार यहां पर W बराबर होता है mg, W बराबर mg, तो यहां पर G का मान कम होगा, वहां W कम होगा, लेकिन जहां G कम होगा वहां T ज्यादा होगा। ये ध्यान रखना। आई तो एकदम खाली पूछ रहा है किसके कारण, तो ये तो एकदम और आसान क्वेश्चन है। लोलक अंतः बिंदु, आजा मोरे राजा लेके ढोल बाजा। क्या करा? लोलक अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? लोलक का अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है, देख लो चला, ई है मध्य बिंदु और ई है अंत बिंदु, ई है मध्य बिंदु और ई है दोस्त मेरे अंत बिंदु। अब आप हमको जल्दी से बता दीजिए, लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है, निम्नलिखित में से क्या होगा? ध्यान देना, यहां पर चला वेग का मान होता है अधिकतम, वेग अधिकतम होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होता है। वेग अधिकतम इसलिए काइनेटिक एनर्जी अधिकतम। उसके बाद अगर हम आते हैं, यहां विस्थापन का मान 0 होता है, बाद बाकी सब 0 होता है। विस्थापन 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, त्वरण 0 होता है, प्रत्यानयन बल 0 होता है। एकदम चला, इसको याद रखो, प्रत्यानयन बल होता है रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन इतना तक जाएगा नहीं, आप इतने पढ़िए, इतना में आपका काम हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा यहां होता है, यहां पर वेग का मान 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी भी तब 0 हो जाएगा क्योंकि हाफ mv²। अब विस्थापन का मान महत्तम होता है, विस्थापन जो होता है वो महत्तम होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी महत्तम होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो महत्तम होगा, त्वरण का मान भी महत्तम होगा, त्वरण
त्वरण का मान जो होगा वो भी महत्तम हो जाएगा, त्वरण का मान जो होगा वो भी महत्तम हो जाएगा। अब बढ़िया से देख लीजिए, अब बढ़िया से समझ लीजिए, आप बता दीजिए आंसर। लोलक के अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है निम्नलिखित में से क्या सही है? चरम स्थिति ये है, तो चरम स्थिति पर क्या सही है बताइए? त्वरण अधिकतम होगा, क्या होगा आंसर? देख लो, त्वरण का मान अधिकतम होगा, यही तो सही है। फिर दूसरा भी चेक कर लो, चूंकि एक से अधिक भी है। गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा, नहीं, गतिज ऊर्जा 0 होगा। चरम स्थिति यही है। अंत बिंदु कहिए, अंत बिंदु कहिए या चरम स्थिति कहिए। आप फिर कह रहा वेग अधिकतम होगा, नहीं भाई, यहां वेग 0 होगा, उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा भैया, नीचे की ओर से एक बल लगवे करेगा, तो आंसर हो जाएगा त्वरण अधिक होगा। देख लो एकदम, इसको हम बढ़िया से समझा देते हैं। बाय बाय सीएसके, सीएसके बाय बाय, चला जी। आईपीएल मत देखो, पढ़ाई करो दोस्त मेरे। आईपीएल से फाइनली हर साल होगा आईपीएल, लेकिन पढ़ाई करने का मौका फिर अगले साल नहीं मिलेगा, फिर एकदम तुमको अगले साल नहीं मिलेगा दोस्त, इसको बढ़िया से देख लो। कहते हैं वेग अधिक, यहां से जब धक्का लगाते हैं तो वेग अधिकतम, गति ऊर्जा अधिकतम। अब विस्थापन यहां धक्का देंगे तो वेग अधिकतम, गति ऊर्जा अधिकतम, अब बाद बाकी सब 0। इस बिंदु पर जब जाएंगे तो वेग का मान 0, गति ऊर्जा 0, बाकी सब महत्तम। वेग का मान 0, गति ऊर्जा 0, बाकी सब महत्तम। आंसर सर, एक बात आपकी सही है कि रेगुलर पढ़ने वाले कम है, नौकरी से कम हमेशा है रेगुलर पढ़ने वाले, क्योंकि पढ़ना इतना आसान नहीं है दोस्त, पढ़ना इतना आसान नहीं है। वेग अधिकतम इसलिए गति ऊर्जा अधिकतम, विस्थापन 0, बाद बाकी सब 0। यहां पर वेग 0, गति ऊर्जा 0, बाकी सब महत्तम। आंसर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्योंकि चला पढ़ने में फटती है सबकी, इतना आसान तो है नहीं। हमारे शब्द चला थोड़े कठोर हैं, लेकिन आप विश्वास कीजिए नौकरी सबको चाहिए, रेगुलर कोई नहीं पढ़ना चाहता। निम्नलिखित में हाइड्रोजन के किस सबस्थानिक के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता? देखो, प्रोटियम का फॉर्मूला होता है P11, ड्यूटेरियम का फॉर्मूला होता है D12, ये चला हम पीछे भी तुमको पढ़ाए अगर तुम रेगुलर होगा तो। ट्राइटियम का फॉर्मूला होता है T12, तो एकरे में 1 - 1 0 होगा। इसको नवजात हाइड्रोजन भी कहते हैं, नवजात हाइड्रोजन कहते हैं, नवजात हाइड्रोजन कहते हैं, नवजात हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है प्रोटियम को। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, तीनों समस्थानिक है। इससे भारी जल का निर्माण होता है, इससे भारी जल का निर्माण होता है। न्यूट्रॉन तो 2 में से एक हुआ। ट्राइटियम ये रेडियो सक्रिय है, रेडियो सक्रिय है। ट्राइटियम एकमात्र है जो रेडियो सक्रिय। अब आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर मेरी जान? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। देखो, प्रोटियम को नवजात, तीनों समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम को नवजात हाइड्रोजन या इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूटेरियम को भारी जल बनाने या गुरु जल बनाने, भारी जल या गुरु जल, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग मंदक के रूप में यूज करते हैं, D2O बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ट्राइटियम रेडियो सक्रिय है। ट्राइटियम की अगर हम बात करें तो ये रेडियो सक्रिय है। ट्राइटियम की अगर हम बात करें तो ये रेडियो सक्रिय है। ट्राइटियम की अगर हम बात करें तो ये रेडियो सक्रिय। प्रोटियम नवजात हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन नहीं है इसमें। ड्यूटेरियम 1 2 भारी जल या गुरु जल की बात करते हैं। ट्राइटियम T13 रेडियो सक्रिय। ट्राइटियम T13 रेडियो सक्रिय। सर आप साइंस का नशा हो, लेकिन चला पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़िएगा तभी काम होना है। सबसे अधिक समस्थानिक बताइए तो किसके हैं? सबसे अधिक समस्थानिक बताइए तो किसका है? प्लेटिनम का कि पोलिनियम का? सबसे अधिक समस्थानिक बताइए किसका है? प्लेटिनम का कि पोलिनियम का? जल्दी से बता दीजिए, सबसे अधिक समस्थानिक किसका है? प्लेटिनम का कि पोलिनियम का? न 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 पोलिनियम का 27। सबसे अधिक समस्थानिक है पोलिनियम का 27। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखो, परमाणु रिएक्टर में 3 गो चीज पूछता है। एगो मंदक पूछेगा, मंदक जिसको हम लोग मॉडरेटर भी कहते हैं। देखो मंदक लिख ले है, मॉडरेटर, यहाँ मॉडरेटर ब्रैकेट में मंदक लिखल है। इसके रूप में हम लोग D2O जिसको हम लोग भारी जल कहते हैं, भारी जल कहते हैं, अभी तुरंत लिखाए थे, या ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। एगो पूछेगा तुमको नियंत्रित क्षण, नियंत्रित क्षण जो न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है, नियंत्रक क्षण, नियंत्रक क्षण के रूप में हम लोग बोरॉन और कैडमियम का यूज करते हैं। एगो पूछेगा तुमको शीतक, शीतक के रूप में हम लोग सोडियम और पोटेशियम
पोटेशियम का उपयोग करते हैं। और एगो पूछेगा तुमको दोस्त मेरे ईंधन, ईंधन के रूप में हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं। जल्दी से लिख लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और यहां से क्वेश्चन नहीं आए ऐसा हो भी नहीं सकता है, अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। मंदक D2O भारी जल या ग्रेफाइट, नियंत्रक क्षण की अगर हम बात करें बोरोन और कैडमियम, शीतक की अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम, ईंधन की अगर हम बात करें यूरेनियम, ईंधन की अगर हम बात करें यूरेनियम। जल्दी बता आंसर। मंदक D2O या ग्रेफाइट, नियंत्रित क्षण बोरोन और कैडमियम, शीतक सोडियम और पोटेशियम, ईंधन यूरेनियम। आंसर बता दो। क्वेश्चन कर रहा है मंदक, मंदक के रूप में D2O भी और ग्रेफाइट भी, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। D फॉर डॉग इज द राइट आंसर। बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। जल्दी, इतना से क्वेश्चन चला पूछेगा, हम तो खोज रहे थे परमाणु रिएक्टर पढ़ा देंगे ना तो पूछ देगा, तो लड़का कहेगा कि भैया आप, हाँ एकदम क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। 20 क्लास में खत्म हो जाएगा, 20 क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका करवा देंगे। लेकिन चला आप रेगुलर हैं कि नहीं, हम तो करवा ही देंगे। मेरा तो आज 16वां क्लास है, 15वां, इस सप्ताह में 20 क्लास हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आप कर पाए कि नहीं ये देखिए। आदर्श गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदर्श गैस वह गैस है जो सभी गैस के नियमों का पालन करता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसाक लॉ, सबके नियम का पालन करता है। आदर्श गैस समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी, पढ़े भी होंगे आप लोग। बताइए, यह गैस बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगाड्रो के नियम का पूर्णतः पालन करता है, सही बात है। आंसर बताओ क्या होगा इसका, आंसर बताओ। 3 की 4, जल्दी बता। कहता है यह एक काल्पनिक गैस है, वास्तव में ऐसा संभव नहीं है कि सभी के नियमों का लोग पालन कर लें। इसके अणुओं के मध्य अंतर आणुक बल उपस्थित नहीं होते हैं। क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा चला 1 2 3, तीनों सही है। आदर्श गैस वह गैस है जो सभी नियमों का पालन करे, ऐसा गैस संभव नहीं है कि सभी नियम का पालन करें, और इनके अणुओं के बीच स्थान, गैस है तो अणुओं के बीच स्थान काफी अधिक होता है। आंसर, अंतर आणुक बल उपस्थित नहीं होता है, इसलिए क्योंकि स्थान ज्यादा होता है। पीवी बराबर होता है एनआरटी। एक आंसर बता चला। 3-4 क्लास जो अभी लेंगे एनसीईआरटी का, नहीं 9th 10th का होगा, मतलब 9th 10th क्लास का है, 9th 10th के लिए नहीं है तो 1 to 5 6 to 8 के लिए और 9th 10th वालों के लिए। 9th 10th का भी हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, इन्हें समझना 9th 10th के लिए पढ़ा रहे हैं, दोनों अलग अलग बात है। हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह पर अति बाहुल्य के क्रम में इसका तीसरा स्थान है, ये सही है कि गलत। आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा, 4 की 5 की 6। अति बाहुल्यता के क्रम में इसका तीसरा स्थान है। हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके 2 समस्थानिक एकदम गलत है, 3 को अभी तुरंत तो पढ़ाए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसके समस्थानिकों में केवल ट्रैप्टियम रेडियो सक्रिय है। हम आपको बोले प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यहां ट्राइटियम होगा। ये रेडियो सक्रिय अभी तुरंत बताए थे, ये सही है। इसके 2 समस्थानिक नहीं 3 है और ये भी सही है। अति बाहुल्यता के क्रम में इसका स्थान जो है वो तीसरा है, याद रखना होगा। चला आंसर हो जाएगा 1 और 3 इज द राइट आंसर। और हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 है। प्रोटियम को नवजात हाइड्रोजन कहते हैं, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूटेरियम का उपयोग भारी जल बनाने में करते हैं, और ट्राइटियम जो है वो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। पेट्रोलियम के परिष्करण, शुद्धिकरण, इसका 2 क्वेश्चन यहां से चला पूछता है। एगो जल का शुद्धिकरण पूछेगा, एगो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। ये दोनों पहले जान लो, अब फिर क्वेश्चन भी बता देते हैं। एगो कहेगा समुद्री जल का शुद्धिकरण, समुद्री जल, जब ये कहेगा इसका शुद्धिकरण मारिएगा आसवन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा। और अगर समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा, और अगर 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 कहेगा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, अगर कह देगा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण तो हम कहेंगे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का खली दिया है रे का निम्नलिखित में से, अच्छा कह रहा पेट्रोलियम के परिष्करण में, बॉक्साइट के शुद्धिकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया था। क्या होगा आंसर, जल्दी बता। ए की बी की सी। देखो इस सब के शुद्धिकरण में हम लोग NaOH का उपयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें, इसका उपयोग हम लोग मधुमक्खी वगैरह डंक मारता है ना तब करते हैं, हम पढ़ाए भी हैं। मधुमक्खी जो डंक मारता है
तो अब हम लोग इसका उपयोग करते हैं। मधुमक्खी की अगर हम बात करें, डंक मारता है तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। खाना खाना पकने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, पकाने में नहीं, खाना पके जल्दी, खाना पकने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 गैस भी बनाते हैं जिससे आग बुझाते हैं। आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। एक और दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ई गलत है, इसको काट दो। फिर सोडियम कार्बोनेट, नहीं ई भी गलत है, इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। ये चला वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है। ई जो है चला, इसका उपयोग बेकरी उद्योग में भी करते हैं, बेकरी उद्योग में भी करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकरी उद्योग में करते हैं। मधुमक्खी डंक मारता है तब लगाते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। खाना पकने में हम लोग पकाने में मदद करता है, ये जल्दी पका देता है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसी से CO2 गैस बनता है जिससे हम लोग आग बुझाते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, ये वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा मतलब सरफ हो गया। इसका काम है चला भारी जल में भी झाग दे देता है, लेकिन उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। हो गया? 6:25 से चला जी मेरी क्लास होती है। अगर आपके पास समय हो तो आप 6:25 से आइए। अभी हम 9-10 का एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, 80 क्वेश्चन के आसपास जो आपको पूछता है और हम पढ़ाएंगे। अगर आपके पास समय हो तो जरूर से जरूर आइए। हम अपना वादा पूरा करते हैं। 20 क्लास बोले थे, देखो 15वां आज ले रहे हैं, इस सप्ताह में 19 कर देंगे। और वन लाइनर भी हम आपको पढ़ा देंगे 500 के आसपास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का। बताइए इसका आंसर। ओजोन परत के क्षय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप बता दीजिए। ओजोन परत में अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन है। पहला क्वेश्चन में हम बताए थे आपको। अगर आप पहले क्वेश्चन में होइएगा तो आपको पता होगा। ओजोन परत के क्षय के साथ अधिकतम पराबैंगनी विकिरण आयन में मंडल में क्षनित होती है। एकदम सही बात है, पराबैंगनी विकिरण आयन मंडल में क्षनित होती है। क्या होगा आंसर बता? व्हाट इज द आंसर? क्या होगा आंसर? जल्दी बता। ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सही चुनना है। ओजोन परत के क्षय के साथ अधिकाधिक पराबैंगनी विकिरण आयन मंडल में क्षनित होती है। ओजोन परत का क्षय होगा, क्षनित थोड़े होगा, चला आएगा। छनेगा थोड़े, चल आएगा। अब बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? ये सही है और ये गलत है। कहता है क्षनित हो जा, ओजोन परत का क्षय हो जाएगा तो पराबैंगनी किरण क्षनित थोड़े होगा, चला आएगा। छन्ना मतलब रुक जाना। आंसर बता। व्हाट इज आंसर? सी मार दिया। क्वेश्चन को पढ़ो नहीं चला, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर? जल्दी बता कौन सही है? केवल और केवल एक सही है। इकारा ओजोन परत के क्षय के साथ अधिकाधिक पराबैंगनी किरण आयन मंडल में क्षनित हो जाती है। जब ओजोन परत का क्षय हो जाएगा तब क्षनित नहीं होगा, जब ओजोन परत रहेगा तब क्षनित होगा। क्षनित होना मतलब रुक जाना। क्षनित होना मतलब क्या हो जाना? रुक जाना। क्षनित होना मतलब क्या हो जाना? क्षनित होना मतलब क्या हो जाना? रुक जाना। 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 अब बताओ। सिल्वर सल्फाइड, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है कि हरा होता है? काला होता है कि हरा होता है? जितना कॉपर का कंपाउंड देना चला वो हरा नीला होगा। कॉपर का कंपाउंड देना वो हरा नीला होगा। कॉपर का कंपाउंड देना वो हरा नीला होगा। सिल्वर सल्फाइड का रंग जल्दी से बताओ। एकदम साधारण सा क्वेश्चन दिए। हाँ जी, सिल्वर सल्फाइड का रंग बताओ जल्दी से, कैसा होता है? काला। सिल्वर सल्फाइड का रंग कैसा होता है दोस्त मेरे? काला। और कॉपर दे देना तो हरा नीला या हरा रंग का होता है। कॉपर दे देना तो हरा नीला या हरा रंग का होता है। और दोस्त मेरे अब एग्जाम का डेट थोड़ा सा बढ़ने वाला है ऐसा लग रहा है, तो आप एकदम इसके लिए निश्चिंत रहिए। हम आपको 500 वन लाइनर करवा देंगे। 500 प्लस वन लाइनर हम आपको करवाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग चला फिर अगली कक्षा में। सीधी बात, नो बकवास। और एक चीज और, आज से आपका 8 बजे से करंट अफेयर्स की 20 क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आपके पास 12 से 14 क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर्स का, सबके लिए इसी चैनल पर 8:05 से 10 मिनट में PM में करंट अफेयर्स आपका स्टार्ट हो रहा है। और मेरे बाद मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कल हम इसका अनाउंसमेंट कर देंगे। सोमवार मंगलवार, कब से बोले हुए हैं? ज्योग्राफी कब से हो रहा है? 9 से 10।
एक बार ज्योग्राफी वाले सर से पूछ लो, एक बार कुणाल सर को फोन लगा दो। दोस्त मेरे मेरे जगह पर 20 क्लास हम लेकर आ रहे हैं मैथ सुपर सेलेक्टेड रोशन सर का। मैथ सुपर सेलेक्टेड रोशन सर का जो है 20 क्लास लेकर आ रहे हैं। और जो ज्योग्राफी है ना आपका, ज्योग्राफी बिहार ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है। बिहार ज्योग्राफी का 200 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ऑनलाइन, एकदम बिल्कुल फ्री है आपके लिए। अगर आप कर पाते हैं बिहार ज्योग्राफी 200 क्वेश्चन बिहार ज्योग्राफी का स्टार्ट। बिहार ज्योग्राफी का टाइम हम शिफ्ट कर रहे हैं 9 बजे से। ज्योग्राफी का टाइम हो जाएगा 9 बजे से। मेरे जस्ट बाद आ जाएंगे मैथ वाले सर 20 क्वेश्चन लेकर के। एक बार कुणाल सर से पूछ के आओ, कितने लोग चला मैथ की 20 क्लास चाहते हैं, मैथ की 20 क्लास सुपर सेलेक्टेड चाहते हैं? एक बार जल्दी से एक टाइप कर दीजिए। मैथ की 20 क्लास सुपर सेलेक्टेड चाहते हैं, जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए। मैथ की 20 क्लास अगर आप सुपर सेलेक्टेड चाहते हैं तो जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए। अभी से एग्जाम तक 20 क्लास में कंप्लीट मैथ हम आपका करवा देंगे। मेरे जस्ट बाद मैथ वाले गुरुजी आ जाएंगे और आपको करवा देंगे। और वन लाइनर हम चला अगले सप्ताह में स्टार्ट करेंगे। 500 वन लाइनर पहले ही आपको दे देंगे पीडीएफ। और जो आपका 7 से 8 अभी चलता है ना ज्योग्राफी, वो शिफ्ट हो जाएगा 9 से 10 में। 7 से 8 जो ज्योग्राफी चल रहा है वो शिफ्ट हो जाएगा 9 से 10 में। 7 से 8 जो ज्योग्राफी चल रहा है वो शिफ्ट हो जाएगा 9 से 10 में। 7 से 8 जो ज्योग्राफी चल रहा है वो चल रहा है 9 से 10 में। 9 से 10 में आपको क्या मिलेगा? बिहार ज्योग्राफी जो आपका 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है, उसके कम से कम आपको 200 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बिहार ज्योग्राफी के 200 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। किसके? बिहार ज्योग्राफी के। तो एकदम चला तैयार रहिएगा। कल नहीं, परसों से आपको मैथ स्पेशल 20 क्लास मिलने वाला है। और परसों से आपका 7 से 8 जो ज्योग्राफी चल रहा है उसकी जगह पर अभी मैथ चलेगा। मेरे जस्ट बाद हम छोड़ेंगे, वो आएंगे। और 9 से 10 में आपका चल जाएगा ज्योग्राफी। नमस्कार, मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। सीधी बात, नो बकवास। थैंक यू वेरी मच। कल हम आपको पूरा का पूरा बता देंगे क्या शेड्यूल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करो, चला पढ़ाई ही है तुम्हारा अंतिम आखिरी उम्मीद है। जिस बैकग्राउंड से तुम बिलोंग करते हो, पढ़ाई ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। थैंक यू वेरी मच।